ये समस्त संसार चमत्कारों और करिश्मों से भरा हुआ है। जीवन अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन को जानने के लिए, जीवन को समझने के लिए हम पूरा जीवन व्यतीत कर जाते हैं, लेकिन जीवन उसी सिफर से प्रारंभ हुआ था जहां से वहीं पर आकर रुक जाता है और हासिल के रूप में जो अनुभव हम अपना दे के जाते हैं वो दूसरे के लिए भले ही एक सबक का काम करे, भले ही कुछ समय के लिए प्रेरणा का काम करे, लेकिन जीवन जीने का आधार कदापि नहीं हो सकता। आज मेरे साथ एक बहुत ही महान विभूति है और ये हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि जब भी हम कभी रोल मॉडल की बात करते हैं या अपने लिए आदर्श चुनने की बात करते हैं तो वो एक स्तर पर होता है कि जहां हम देख देख कर अपनी राह तय कर सकें, जिसको समझ समझ कर हम गलतियों से बच सकें। लेकिन मित्रों, यह भी सच मानिए कि जीवन गलतियों से बचने का नाम नहीं है, गलतियों से सीखने का नाम है और गलतियों को सुधार कर चलने का नाम है, फिर से नई गलती करने का नाम है। आज मेरे साथ एक बहुत ही महान विभूति है जिनकी आयु आप अनुमान कर सकते हैं। 9 अक्टूबर सन 1934 में जब पाकिस्तान नहीं बना था तब बहावलपुर में जन्मे प्रोफेसर वेद प्रकाश वर्मा आज मेरे साथ विद्यमान है। और प्रोफेसर वेद प्रकाश वर्मा के बारे में हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि दर्शन शास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग रिटायर हुए और यूजीसी से रिसर्च साइंटिस्ट रहे। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी, पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके विद्यार्थी आज उनकी पुस्तकों से सीखकर दर्शन शास्त्र को समझते हैं और दर्शन शास्त्र पर काम करते हैं। लगभग उनकी 14 पुस्तकें हैं जिसमें दर्शन शास्त्र की अधिकांशतः, उसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र से वो संबंधित हैं यानी विकलांगता विमर्श के क्षेत्र से, लुई ब्रेल के ऊपर उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं और साथ ही अपने अनुभवों की सौगात हमें सौंपते हुए आत्मकथा एक यात्रा स्मृतियों की नाम से भी उन्होंने लिखा है। अब हम क्रमशः उनसे बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रोफेसर वर्मा, पहले आप ये बताइए हमें कि दर्शन शास्त्र जैसा विषय आपने उस समय में लिया जब यह समझा जाता था कि दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ लिख ही नहीं सकता, और आपने इस विषय का चयन ही नहीं किया बल्कि उसके साथ पूरा पूरा न्याय किया। आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे आगरा विश्वविद्यालय के, पूरे विश्वविद्यालय में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ आपने इसी विषय को लेकर आगे रिसर्च की और हिंदी में इस विषय को देने के लिए आपने हिंदी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाते हुए हमारे तमाम शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को, उन पाठकों को जो दर्शन शास्त्र में रुचि रखते हैं, हिंदी भाषा में दर्शन शास्त्र की पुस्तकें प्रदान की। ये इतना बड़ा काम ऐसे समय में जब पूरी तरह से अंधेरा हो, आपके मस्तिष्क में कैसे आया? देखिए, ऐसा है कि जब मैंने बीए में पढ़ना आरंभ किया आगरा विश्वविद्यालय में, तो मेरा एक विषय दर्शन शास्त्र भी था और दूसरे हिंदी और अंग्रेजी दोनों साहित्य थे। तो हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में तो कोई समस्या आई नहीं, लेकिन दर्शन शास्त्र में मैंने जब हिंदी में पढ़ना आरंभ किया तो मुझे लगा कि ये तो मुझे कुछ समझ आता नहीं है। तो काफ़ी प्रयास के बाद मैं अपने विभागाध्यक्ष के पास गया और वो थे डॉक्टर ब्रिज गोपाल तिवारी, उन दिनों काफ़ी विख्यात व्यक्ति थे और अपने ब्रिज गोपाल तिवारी थे। हाँ, ब्रज गोपाल तिवारी, बीजी तिवारी कहते थे। जी जी। ये 1956 की बात है। और मैंने उनको बताया कि देखिए, मुझे हिंदी में ये दर्शन शास्त्र समझ नहीं आ रहा है
और मैं आपका विषय छोड़ रहा हूँ। तो वो बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने कहा कि आप हिंदी को छोड़ दीजिए, आप अंग्रेजी के माध्यम से पढ़िए। दर्शन शास्त्र पढ़िए। तो मैंने एक मैकेंजी, उन दिनों बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनके अंग्रेजी में पुस्तकें थी, वो पढ़ी, मुझे बिल्कुल एकदम समझ आई। इससे मेरे मन को बहुत धक्का लगा। मुझे लगा कि ये एक ऐसी स्थिति है कि मैं विदेशी भाषा से अपना विषय समझ पाता हूँ और अपनी भाषा में नहीं समझ पाता हूँ। शायद उसी दिन या उन्हीं दिनों मैंने निर्णय किया कि यदि मैं कुछ कर पाया तो मैं अपने दर्शन शास्त्र को हिंदी में साहित्य देकर और अपनी भाषा को और इस विषय को समृद्ध करूँगा। तो ये मेरा निश्चय बहुत पुराना था, 1956-57 में समझ लीजिए। जी जी। प्रोफेसर साहब, आपने जब ये निर्णय ले लिया कि हिंदी भाषा में मुझे दर्शन शास्त्र को रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियां आसानी से अपनी भाषा में, अपनी राष्ट्रभाषा में, अपनी मातृभाषा में काम कर सके और हिंदी में भी उस दर्शन की समृद्धि पहुंच सके जो पारंपरिक रूप से भारतीय चिंतना का एक बहुत ही विस्तृत और गहन विषय रहा है, आप हमें बताइए सबसे पहली पुस्तक जो आपने लिखी जी, उस पुस्तक का रिस्पॉन्स कैसा रहा? सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर आपने तो अपना काम किया, लेकिन समाज से जो आपको प्रतिरूप मिला वो बताइए। एक आश्चर्य की बात आपको बताना चाहता हूँ जी। मुझे जिन मैडम ने हिंदी में लिखने प्रेरित किया वो मुख्य रूप से अंग्रेज थी, लेकिन उन्होंने हिंदी में बंगाली व्यक्ति से विवाह किया। उनका नाम था मार्गरेट चटर्जी जी। मार्गरेट चटर्जी जी ने मुझसे कहा कि आप हिंदी में लिखें और हिंदी को समृद्ध करें, और इससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि एक अंग्रेज औरत जो यहाँ पर बस गई हैं, जिन्होंने बंगाली के साथ विवाह किया है और वो मुझे हिंदी में लिखने को कह रही हैं, तो मैंने निश्चय किया कि नहीं, मैं हिंदी में अवश्य ही लिखूँगा। और जब मैंने लिखना आरंभ किया था तब आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हिंदी में दर्शन शास्त्र पर लगभग कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं था। तो उससे पहले जब मैं शिक्षक हो गया और मैंने अपना पूरा ये करियर बना लिया, मतलब आरंभ कर दिया, तो मैंने ये निर्णय किया। मेरी पहली पुस्तक है नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत जी। ये प्रकाशित हुई थी 1977 में, 77 में जी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी ये पुस्तक उसी तरह बिक रही है जिस तरह ये 1977-78 में बिक रही थी। और आज भी इसके प्रकाशक हैं राइट पब्लिशर, और वो आज भी मुझे इसकी पर्याप्त रॉयल्टी भेजते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये पुस्तक कितनी चली है। आज से 40-41 साल के बाद भी बिक रही है। जब ये प्रकाशित हुई थी तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी 3000 प्रतियां तुरंत खरीद ली थी और सारी उसमें विश्वविद्यालयों में भेजी। तो बहुत इसका प्रचार हुआ और बहुत अच्छा लगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताऊंगा मैं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने मुझे 1980 में इसी पुस्तक पर स्तरीय पुरस्कार दिया, जो 3000 रुपये का था। और बहुत अच्छा लगा कि ये जो पुस्तक थी ये इसको इस तरह से ख्याति मिली। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को इससे पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ है। आप हमें साथ ही साथ ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि जो नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत है क्या है, संक्षेप में बहुत। वैसे तो आपकी पुस्तकों को पढ़कर जाना जा सकता है, लेकिन हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो सामान्य तौर पर जानना चाहते हैं कि नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत है क्या। देखिए, नीति दर्शन एक ऐसा दर्शन है जी
जिसके संबंध में बहुत सारी कठिनाइयाँ और भ्रांतियाँ हैं। हम्म, देखिए, इसका मूल विषय है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो समस्या कर्तव्य और अकर्तव्य की है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये भी समस्या है। लेकिन इस समस्या को जितना व्यक्ति आसानी से समझ लेता है, वो इतनी आसान है नहीं। वो उसके लिए आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। जी हमारे एक महान दार्शनिक हैं, इमैनुअल कांट। ये जी जर्मन जी दार्शनिक जी हैं। जर्मन दार्शनिक है। और उनका कहना है कि बिना कुछ और विचार किए केवल कर्तव्य के लिए कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए। बस, और किसी पर विचार नहीं करना, चाहे उस कर्तव्य के परिणाम कुछ भी हो। एक बात। दूसरे महान दार्शनिक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल। जी वे ये मानते स्टुअर्ट मिल, हैं जी कि उपयोगिता ही मूल आधार है कर्म का। नीतिशास्त्र का, जी जिस कर्म से लोगों को लाभ हो और जनता को प्रसन्नता मिले, सुख मिले, वो काम किया जाना चाहिए। जी जी वही कर्तव्य है। अब एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकती हैं कि कितना विवाद इस बारे में है। तो वो एक अलग विषय। इसी तरह के बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो पाठक को ये निश्चय करना पड़ता है कि किस परिस्थितियों में उसे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ये एक बहुत कठिन समस्या है मैडम, इस बारे में इस लेकर। दर्शकों को ये भी जानना चाहिए कि डॉक्टर साहब का जीवन जो है वो पूर्णतया अनुशासनबद्ध है। उन्होंने अपने जन्म के पश्चात जब जीवन को समझा और जीवन को संभाला दृष्टि बाधा के साथ, तब से लेकर आज तक कभी भी अपने जीवन में अवांछित चीजों को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। चाहे कितना भी कठिन निर्णय रहा हो, लेकिन निर्णय लेकर वो एक तरफ चले हैं। अपनी लीक उन्होंने हमेशा बनाई है। आपने जहां नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत लिखा सर, वहीं धर्म दर्शन की समस्याओं पर भी विचार किया। और आपकी ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिस पर आपको शंकर पुरस्कार इसी पर मिला था, धर्म दर्शन की मूल समस्याओं पर। जी, है ना, शंकर पुरस्कार। हाँ, नहीं इस पर नहीं, वो निरीश्वरवाद पर मिला। वो दूसरी है। निरीश्वरवाद पर नहीं, निरीश्वरवाद पर मिला है। वो दूसरी पुस्तक है, भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन में निरीश्वरवाद। निरीश्वरवाद ना, ये तुलनात्मक अध्ययन है जी। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए इतनी नहीं है जितनी विद्वत मंडली के लिए है। जी ये इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसा काम है जो कम से कम मैंने अपने मन से विशेष रूप से किया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इसमें करीब 6 वर्ष लगे हैं इस पुस्तक को करने में। जी जी, लिखने में ही। तो मैं उन दिनों UGC का शोध विज्ञानी था, प्रोफेसर के स्तर का। तो उन्होंने विशेष रूप से इसकी सहायता दी चीज़ के लिए। तो कम से कम मैंने अपने आप में इसमें बहुत संतोष मिला मुझे। और ये जानकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बिरला पुरस्कार मुझे इस संबंध में दिया गया। आपको इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये पुरस्कार उन लोगों को, उस लेखक को दिया जाता है, पहले तो वह विद्यमान हो, किसी भी मृत व्यक्ति को नहीं दिया जाता। जी। दूसरी बात, ये पुरस्कार 3 विषयों में से एक पुस्तक को दिया जाता है, दर्शन, संस्कृति और कला। जी। इन 3 विषयों में जो पुस्तक उन्हें सबसे अच्छी लगती है उसी को ये पुरस्कार देते हैं। और मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि उस समय 2003 के लिए ये मेरी पुस्तक ली गई, चुनी गई और उसे मुझे पुरस्कृत किया गया था। तो ये शायद पिछले 5 वर्षों की कृतियों में से छांटा जाता है, 5 वर्षों के दौरान छांटा जाता है ना,
जो पब्लिकेशंस 5 वर्षों के दौरान हुए होते हैं, उनमें से एक पुस्तक को ये पुरस्कार संस्कृति, कला और दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो पुस्तकें लिखी हैं दर्शन शास्त्र को लेकर, इसके अतिरिक्त आपने लुई ब्रेल के ऊपर भी 2 पुस्तकें लिखी हैं, जो कि बहुत ही सुष्ठु भाषा में रोचक तरीके से लिखी गई हैं कि एक सामान्य व्यक्ति भी पढ़े तो उसे भी समझ में आए, और एक विद्वान भी पढ़े तो वो भी भाषा के प्रति, कंटेंट के प्रति मुग्ध हुए बिना ना रह सके। आखिर आपके दिमाग में था क्या कि लुई ब्रेल के ऊपर तो हिंदी में कोई पुस्तकें उपलब्ध होती नहीं थी और आपने ये किताबें एकदम से लिखी, तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही? देखिए, पहले तो मैं आपका उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा जो आपने धर्म दर्शन की मूल समस्याओं को लेकर बात कही थी। जी। विद्वान लोग जानते हैं कि हर शिक्षक के कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जिनको हम फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन कहते हैं। जी जी। तो मेरे 2 विशेष क्षेत्र थे, एक नीति दर्शन एक धर्म और दर्शन। दूसरा धर्म दर्शन। जी। अच्छा, धर्म दर्शन पर भी मैंने देखा कि कोई भी एक ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी जो सारे विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है हिंदी पढ़ने वालों के लिए हो वो करे। तब मैंने निश्चय किया कि मैं इसकी व्यापक पुस्तक लिखूंगा। तो वो धर्म दर्शन की मूल समस्याएं लिखी मैंने, और इसमें धर्म दर्शन से संबंधित सारी की सारी समस्याएं आपको मिलेंगी और आपको अच्छे से अच्छे इसके समाधान मिलेंगे। पूर्व पक्ष को भी पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। देखिए, इस समस्या के संबंध में आपको एक और बात बताना चाहूँगा। मुझे ये कहते हुए बहुत खेद होता है कि 2016 के बाद हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय ने इस पुस्तक का प्रकाशन बंद कर दिया है। विद्यार्थियों और शिक्षकों की बहुत मांग है इस पुस्तक के लिए, लेकिन ये प्रकाशित नहीं की जा रही है। अब क्यों नहीं की जा रही है, इसके कारण तो कार्यान्वयन निदेशालय ही जाने। यही जानता होगा। जी जी। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे खेद जरूर है कि इसका प्रकाशन बंद कर दिया है। और देश भर से डॉक्टर साहब के पास इस पुस्तक की मांग को लेकर आता है कि हमें ये पुस्तक उपलब्ध करवाई जाए। इसकी मांग देश भर से आती है और डॉक्टर साहब उनको बताते हैं कि हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय से मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित है। एक तो दर्शन विवेचना वहीं से है सर। जी हाँ, दर्शन विवेचना, और दूसरा धर्म दर्शन की मूल समस्याएं। तो ये दोनों ही पुस्तकें अनुपलब्ध बताई जाती हैं। तो देश भर के विश्वविद्यालयों में काम करने वाले शोधार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी इन पुस्तकों को चाहते हैं। यही बात डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे। सर, अब आप लुई ब्रेल वाली पुस्तक हाँ, मैं के बारे में उसी प्रश्न पर आता हूँ। जी। देखिए, जब मेरा पीएचडी का थीसिस समाप्त हो गया और मैंने वो विश्वविद्यालय को दे दिया जी, तो मैं उन दिनों खाली हो गया था। लेकिन मुझे हॉस्टल से नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि जब तक मेरा परिणाम नहीं आता तब तक मुझे हॉस्टल में रहने का अधिकार था जी। तो उन दिनों मेरे पास 2 पुस्तकें आई थी लुई ब्रेल पर। एक RNIB, रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, और दूसरा नेशनल लाइब्रेरी इंग्लैंड की। तो वो 2 पुस्तकें रखी थी मेरे पास। मैंने कहा चलो खाली बैठने से तो अच्छा है कि कोई अच्छा काम किया जाए। तो मैंने पहली पुस्तक लिखी लुई ब्रेल, व्यक्तित्व और कृतित्व। जी। ये एक छोटी पुस्तक है, लेकिन लोगों को उन दिनों बहुत पसंद आई। मैंने बचपन में पढ़ी थी ये किताब। हाँ, बहुत पसंद आई जब मैं लोगों को। स्कूल में पढ़ती थी तब मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी आपकी। और बहुत अच्छी बात ये है कि मेरी ही तरह बहुत सारे दृष्टिबाधित स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी पहली बार लुई ब्रेल से परिचित हुए आपकी किताब के माध्यम से। जी। और दूसरी पुस्तक, हाँ, मेरी दूसरी पुस्तक है, वो बहुत प्रामाणिक पुस्तक है। वो 2009 में जब लुई ब्रेल की 200 वर्ष की गांठ मिलाई जा रही थी, 2 शताब्दी की, तब ये प्रकाशित हुई। हमारी संस्था ने, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने की। ये पुस्तक
इतनी प्रामाणिक है कि अन्य पुस्तकों के साथ इसको आप रख सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तकों। देखिए, इसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। लुई ब्रेल का जीवन, तो जीवन के संबंध में तो पर्याप्त मिल जाता इसमें है। बताया गया है, जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं क्रांतिकारी आविष्कार। कारक। आप ये देखिएगा कि ब्रेल एक ऐसी लिपि है जिसने दृष्टिबाधित जगत में क्रांति उत्पन्न की। 200 वर्षों के बाद आज भी ये प्रासंगिक है। और मैं ये निश्चित रूप से मानता हूँ कि जब तक किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति के मन में ज्ञान प्राप्त करने की, शिक्षा लेने की इच्छा रहेगी, ये ब्रेल लिपि प्रासंगिक रहेगी, ये कभी नहीं मर सकती। तो मैंने ये निश्चय किया कि इसके संबंध में प्रामाणिक पुस्तक लिखी जाए। जी। तो उसके लिए अमेरिका से, इंग्लैंड से पर्याप्त सामग्री जुटाई गई, फ्रांस से। और वहाँ कई पुस्तकों को मिला लेकर मैंने हिंदी में ये लिखी। इसका एक प्रयास ये भी था, जो बाद में सफल नहीं हुआ, कि इसकी विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाए। अगर ये हो पाता तो मैं समझता हूँ जो अहिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए भी ये लाभकारी होती, लेकिन वो अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये पुस्तक जो है वो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, जीवन के लिए ज्ञान का स्रोत है। आप कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति की, जब टेप रिकॉर्डर नहीं थे, कोई आरक्षण नहीं था, किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं था, तब ब्रेल ही एकमात्र सहारा थी जिससे हम पढ़ लिख सकते थे। नहीं तो हमारे पास दो ही थे उपाय, या तो हम गा बजा लेते या फिर दस्तकारी का काम करते, और तीसरा उपाय तो भीख मांगना था ही। वो तो तो ये एक ऐसी स्थिति शताब्दियों थी, तक चलता बहुत रहा। बड़ा काम था लुई ब्रेल ने किया, और हम लोग हमेशा इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञ रहे हैं और आज भी हैं। हम सबको एक बात मैं और बता दूं, एक बात दृष्टिबाधित लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आप कभी भी सही भाषा ना तो सीख सकते हैं और ना लिख सकते हैं। आपको कभी भी उसके सही वर्तनी का याद पता हो नहीं सकती, चलेगा। बिल्कुल। समझे, केवल शब्दों को सुनकर आप लिख देंगे, आपका राइटर या आपका जो लेखक लिख देगा, लेकिन आपने भाषा नहीं सीखी है और आप साक्षर नहीं हुए हैं। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कंप्यूटर से सुनते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और बाद में अपने परीक्षा के लिए लेखक से लिखवा लेते हैं। वे वास्तव में भाषा नहीं जानते हैं। जी जी। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक्सेस, EXCESS, और E दूसरा शब्द है ACCESS। जी। इनके बिल्कुल अलग अर्थ हैं, उच्चारण एक ही है, एक्सेस, एक्सेस। जी। कैसे सीखेंगे आप? आपने दोनों का उच्चारण सुना, अर्थ बिल्कुल अलग है। तो ये भाषा तभी सीखी जा सकती है जब आप पढ़ें। डॉक्टर साहब, आपने आत्मकथा भी लिखी है, और आत्मकथा लेखन को मैं सर्वाधिक कठिन काम मानती हूँ, क्योंकि जीवन के कड़वे सत्यों को अभिव्यक्त कर पाना हर एक व्यक्ति के लिए इस जोखिम को उठाना संभव नहीं होता है। मुझसे बहुत बार लोग कहते हैं कि मैडम आप अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन आत्मकथा लिखने की हिम्मत आज तक मैं नहीं जुटा पाई हूँ। और मुझे लगता है जो आप जैसा आदर्शात्मक एक व्यक्तित्व अगर आत्मकथा लिखता है तो निश्चित रूप से सत्यनिष्ठा उसका एक व्रत होती है, और उसी सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिबद्ध होकर वो आत्मकथा लिखता है। आपकी आत्मकथा ऋजु है, सहज है, लेकिन एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के रूप में रास्ता कैसे बनाया जाता है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं उन घड़ियों में जो संकटपूर्ण तो है ही, अपने ऊपर भी जिनमें एक तरफा निर्णय लेने से कई तरह की चुनौतियां आ सकती होती हैं। तो ऐसी आत्मकथा डॉक्टर साहब की जिसमें उनके
बचपन के विषय में, उनके आगे कर्म जो उन्होंने अपनाया उसके विषय में, उसके बाद उस कर्म के जो परिणाम हुए, जो चुनौतियां उन्होंने झेली दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उसके बाद पठन पाठन में, शिक्षण में, उसके अतिरिक्त अपने जीवन में साथ ही साथ। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर वर्मा की जो संगिनी थी कृष्णा कुमारी, वो बहुत ही संपन्न परिवार की, पंजाब में शिक्षा मंत्री उनके पिता रहे हैं और वो खुद एक प्रोफेसर थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ अखबार में देखकर, और पूरा जीवन अंकल के साथ रही, लेकिन मैं उसके बाद नौकरी नहीं करूंगी। अंकल ने कहा, प्रोफेसर वर्मा ने, कि ठीक है तुम मत करो, मैं पूरा दायित्व निभाने की जीवन भर कोशिश करूंगा। और प्रोफेसर वर्मा ने तन मन धन से, प्राणपण से उस कर्तव्य को निभाया अपना। दोनों चकवा चकवी की तरह एक रहे। और दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि 2001 में कृष्णा आंटी आकस्मिक रूप से हमसे विदा हो गई। तो अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप हमें ये बताइए कि जो आपका जीवन रहा, जिसमें आपने आत्मकथा में उसको रूपित किया है, आकार दिया है, उस जीवन को कितना आप अभिव्यक्त कर पाए हैं और कितना वो अभी अनभिव्यक्त रह गया है? देखिए मैडम, यहाँ मैं ये पहले बता दूं कि आत्मकथा लिखना, ये तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं कभी लिखूंगा। और जब मैं सेवानिवृत्त हो गया तो कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि आपने इतना लंबा जीवन जिया है वो तो और उसमें से कुछ एक मैं भी सफलताएं थी। भी आपको मिली हैं, जी जी। उनका विवरण और लोगों को मिले तो शायद उन्हें भी कुछ आपकी प्रेरणा, आपकी ओर से प्रेरणा मिले और वो कुछ अच्छा कर पाएं। जी। तो मैंने ये विचार किया कि वो अच्छा कर पाएंगे या नहीं, कम से कम मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। तो मैंने ये निश्चय किया कि मैं आत्मकथा लिखूंगा। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि ये हिंदी में एकमात्र मौलिक आत्मकथा उपलब्ध है दृष्टिबाधित व्यक्ति पर। वेद मेहता की थी, लेकिन वो अंग्रेजी में लिखते थे और हिंदी में उनका थोड़ा बहुत अनुवाद मिलता है। तो देखिए, ऐसा है कि मैंने कोई डायरी नहीं लिखी है, मेरे पास कोई लिखित चीज़ें नहीं है, इसलिए मैंने उसका नाम रखा एक यात्रा स्मृतियों की। जी। तो मैंने जो लिखा अपनी स्मृतियों पर आधारित लिखा। और एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि मैंने अपनी आत्मकथा में अपने विषय में जो लिखा है वह पूरी तरह सत्य है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जो मैं नहीं लिख पाया हूँ उस संबंध में मैं चुप रहा हूँ। लेकिन कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मैंने अपनी आत्मकथा में झूठ कहीं नहीं लिखा है। और कुछ कठिनाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो नहीं कर पाता आदमी, तो इसलिए मैंने पूरी आत्मकथा पूरी निष्ठा के साथ लिखी। और यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कितना संघर्ष बचपन से लेकर अंत तक रहा। एक बात सिर्फ कहता चलूँ कि मेरा बहुत शुरू से, बचपन से ये लक्ष्य था कि मैं या तो कॉलेज में या विश्वविद्यालय में शिक्षक बनूंगा और कुछ नहीं करूंगा। वकालत के बारे में या और किसी विषय के संबंध में मैंने सोचा भी नहीं। और अंततः मैं सफल हुआ और मैंने ये काम किया। तो मुझे आशा है कि कुछ लोगों को कम से कम थोड़ा बहुत लाभ इस कृति से भी हो सकेगा। आपको प्रोफेसर वर्मा जानकर ये बहुत खुशी होगी कि आपकी आत्मकथा पर हिंदी में अभी तक 3 शोध हो चुके हैं और सौभाग्य से एक शोध मेरे ही निर्देशन में हुआ है। बहुत ही अच्छी आत्मकथा जो सत्यनिष्ठा के साथ तो लिखी गई है,
निरीश्वरवादी हैं प्रोफेसर वर्मा, उसके बावजूद इस आत्मकथा में एक आत्म आस्था, एक आत्मविश्वास का बहुत ही गुह्यतम सूत्र दृष्टिगत होता है, जिसके आधार पर प्रोफेसर वर्मा ने अपना पूरा जीवन जिया है। और वो सूत्र अगर कोई पकड़ ले तो मैं ये निश्चित तौर पर मानती हूँ कि वो वैसा ही अनुशासनबद्ध कर्मठ जीवन जी सकता है जैसा प्रोफेसर वर्मा ने जी कर हमारे सामने रखा है। और आज भी प्रोफेसर वर्मा जिस व्रत धर्मिता के साथ, जिस व्रती रूप में, जिस संन्यस्त रूप में जी रहे हैं, वो सचमुच एक उदाहरण ही नहीं बल्कि अनुकरणीय है, सीखने योग्य है, समझने योग्य है। अगर हम अपने जीवन से कुछ पाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ छोड़ जाना चाहते हैं, तो यह निश्चित है कि हमें ऐसी विभूतियों से, ऐसे महान व्यक्तित्वों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और मेरा तो ये सौभाग्य है कि मुझे अपनी सुपुत्री के समान वो मानते हैं और मेरे साथ कुछ पल उनके व्यतीत होते हैं जिन्हें मैं अपने जीवन की सौगात मानती हूँ। और मैं समझती हूँ कि अंकल के यहाँ होने से, मेरे साथ होने से या मेरे अंकल के साथ होने से जीवन में एक अलग तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो जीने का एक रास्ता दिखाती है, जो जीवन में परिव्याप्त अंधेरे में एक रोशनी का काम करती है। तो आप हमारे साथ जुड़े, आप इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिर में मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप दृष्टिबाधित व्यक्तियों को, दृष्टिबाधित युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक बात आपको बताना चाहूँगा। जी। जब गांधी जी से ये कहा गया कि आप अपने वो तो ठीक संदेश है, को मेरा जिया व्यक्त हुआ करें, जीवन ही तो संदेश उन्होंने है। कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। जी जी, और ये बात एकदम सही थी सत्य है, उनकी। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस स्थिति की जब दृष्टिबाधित व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता था। आज आपको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, आरक्षण भी उपलब्ध है। लेकिन मैं ये सुन पा रहा हूँ कि परिश्रमशीलता धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये याद रखें कि सफलता का कोई छोटा रास्ता, जिसको शॉर्टकट कहते हैं, कभी नहीं, वो कभी नहीं होता है। और यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे और तिगड़मबाजी से चीज़ें पाएंगे तो अंततः आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा संदेश, तो यदि इस संदेश को मान लें तो ये है कि अपने ऊपर विश्वास रखें और परिश्रमशीलता कभी ना छोड़ें। और ये हमेशा ध्यान रखें कि सफलता तभी मिलती है जब उसके लिए सच्चे मन से, पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयास होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।